हुड़ाहुड़ी हरि हुड़ाहुड़ी ओ वंदे वंदे भारत माता की। सृष्टि के आदिकाल से देवासुर संग्राम चल रहा है, धर्म युद्ध चलता रहा है, और आज भी हमारे भीतर भी और बाहर भी निरंतर देवासुर संग्राम चल रहा है। और इसमें हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, ये गीता के श्लोक में हमने पढ़ा। हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है? परित्राणाय, जो सज्जन हैं, जो साधु पुरुष हैं, जो धार्मिक लोग हैं, जो सत्य के मार्ग पर, धर्म के मार्ग पर, न्याय के मार्ग पर चल रहे हैं, उनकी रक्षा करना, उनका साथ देना, उनका सहयोग करना। और जो अधर्म के, अन्याय के, नाइंसाफी के मार्ग पर चल रहे हैं, पाप के मार्ग पर चल रहे हैं, लूट और झूठ के मार्ग पर चल रहे हैं, उनका क्या करना? विनाशाय च दुष्कृताम, दिन के दुष्चरित्र हैं, दुष्कृत्य हैं, ऐसे उनका विनाश करना। यदि पाप, अधर्म, अन्याय और दुष्कृत्य करने वाले लोग फलेंगे फूलेंगे तो सत्य, धर्म और न्याय नहीं बचेगा। इसलिए गीता में भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा? परित्राणाय साधूनां विनाशाय च, धर्म संस्थापनार्थ है, धर्म, सत्य और न्याय की स्थापना के लिए। संभवामि, हम सबका ही उसी के लिए जन्म हुआ है। ये भगवान कृष्ण अकेले के नहीं कह रहे हैं। आज देश के हालात कुछ ऐसी ही बनी है, इसमें यह उपदेश और प्रासंगिक हो जाता है। हम सब के भीतर भी जो जीन्स हैं वो राम के हैं या रावण के? कृष्ण के जीन्स हैं या कंस के? देवताओं के जीन्स हैं या राक्षसों के? ठीक है, तो देवताओं वाला काम करोगे या राक्षसों का? तो देवताओं ने हमेशा क्या किया? असुरों से, राक्षसों से युद्ध किया। अच्छा, भगवान राम को हम क्यों जानते हैं? यदि सीता का हरण ना होता और रावण का वध ना होता तो भगवान राम को कोई जानता? यदि कंस, जरासंध, दुर्योधन और तमाम जो असुरी प्रवृत्ति के लोग थे, चाहे वो मर्यादा पुरुषोत्तम श्याम के सामने आई थी ताड़का, और भगवान कृष्ण के सामने पूतना, इनका वध ना करते तो क्या भगवान राम कृष्ण को कोई जानते? आचार्य चाणक्य यदि नंद वंश का विनाश न करते तो उनको कोई पहचानते? यदि हम अपने उन वीर वीरांगनाओं को, अपने उन शहीदों को, उन क्रांतिकारियों को जिन्होंने अपने जीवन के बलिदान देकर के, अपनी शहादत कुर्बानी देकर के इस देश को आजादी दिलाई, चंद्रशेखर, राजगुरु, सुखदेव, भगत सिंह, महाप्रताप, छत्रपति शिवाजी महाराज, रानी लक्ष्मीबाई, चेन्नम्मा बाई, अलोरी सीताराम राजू, जितने भी वो महापुरुष जिन्होंने अपने जीवन की आहुतियां देकर के हमें आजादी दिलाई, हम उनको इसलिए याद करते हैं क्योंकि उन्होंने जीवन की परवाह नहीं की, उन्होंने अपने जीवन की आहुति देकर के इस देश को बचाया। इसलिए जब तक ये देश रहेगा अपने शहीदों को याद करता रहेगा। इसको बोलते हैं जीवन। तो अब हमें ये तय करना है कि हमको क्या करना है। इसलिए आज संगठन के सभी प्रभारियों की और युवा भारत के सभी कार्यकर्ताओं की ये संगोष्ठी आमंत्रित की है। हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी, आओ मिलकर के विचारें ये समस्याएं सभी। तो आज हमको ये सोचना है, इसके ऊपर विचार करना है और हर बात को आपको नोट कर लेना है और फिर उसको जन जन तक फैलाना है, पहुंचाना है। इसलिए आपको यहां पर बैठक में नोटबुक और पेन भी दिया गया है, जिससे कि जो पूरे देश में झूठ और लूट चल रही है उसको आप पहले खुद समझ सकें और फिर औरों तक इस सच को पहुंचा सकें। अब लड़ाई एक निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुकी है। यूं तो वैदिक काल से लेकर के और अब तक बहुत परिवर्तन हमने देखे हैं।
कभी कोई सोचता था कि रावण की सत्ता का अंत हो जाएगा? बोलो। वो इतना बड़ा वैज्ञानिक, इतना बड़ा पंडित, इतना बड़ा विद्वान वेदों का, और उसने इतना अनुसंधान किया शस्त्रास्त्रों का, और इतना बलवान, प्रज्ञावान भी, बलवान भी, और उसके पास धन दौलत कितनी। राम कहां रह रहे थे? वन में, पीतांबर थे। और रावण किस में रह रहे थे? सोने के महल में। महल में ही नहीं, सोने के महल में। और उसके पास में प्रशिक्षित सेना, और इधर वनवासी, आदिवासी, भालू, बंदर, ये सब, और जंगल, कोई प्रशिक्षित सेना नहीं। तो कभी किसी ने सोचा था रावण मारा जाएगा? भगवान कृष्ण के पास में जब कौरव और पांडवों के बीच में धर्म युद्ध, देवासुर संग्राम शुरू हो गया, तो वो सेना किसके पास थी सारी? कौरवों के पास कि पांडवों के पास? भगवान के पास क्या थे? 5 पांडव, और सत्य था, धर्म था, न्याय था। आपने ये जो वैदिक शिक्षा पढ़ी है, इसमें सर्वोच्च न्यायालय का जो आदर्श सिद्धांत है कि हमारी भारत की शासन व्यवस्था किसको आदर्श मानेगी, ये तय करना पड़ता है ना किसी देश को, कि हमारी विचारधारा क्या होगी, हमारे सिद्धांत क्या होंगे, हमारे आदर्श क्या होंगे। तो भारत की शासन व्यवस्था ने जो आदर्श तय किए वो इस प्रथम पेज पर लिखे हमने। इसमें लिखा है भारत के सर्वोच्च न्यायालय का आदर्श सिद्धांत, उसकी विचारधारा, यतो धर्मस् ततो जयः, ये महाभारत का है। अब इस देश में क्या हो रहा है? बोला हम धर्म नहीं चलने देंगे, इस देश को नास्तिक देश बनाएंगे। ये तो धर्मनिरपेक्ष है। सर्वोच्च न्यायालय का सिद्धांत ये कहता है कि जहां धर्म होगा उसकी क्या होगी? जय होगी, और जहां धर्म नहीं होगा उसकी पराजय होगी। ये हमारे पूर्वजों ने सिद्धांत बनाया। संसद में जब घुसते हैं तो सबसे पहले गेट के ऊपर लिखा है घुसते ही, स्वे स्वे कर्मणि अविरतः संसिद्धिम लभते नरः, और लोकसभा अध्यक्ष की कुर्सी के पीछे लिखा हुआ धर्म चक्र परिवर्तनाय, धर्म की प्रतिष्ठापना के लिए संसद है। यह संसद भवन में लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? धर्म चक्र परिवर्तनाय। ये भगवान बुद्ध के वाक्यों में एक उनका सिद्धांत है। बौद्ध दर्शन है, हमारे ऋषियों का दर्शन है, वैदिक दर्शन है, वो तो लक्ष्य तो एक ही है, सत्य धर्म न्याय की प्रतिष्ठापना। फिर गीता का स्वे स्वे कर्मणि अभिरताः संसिद्धिम लभते नरः स्वकर्मणा तम अभ्यर्था सिद्धिम विन्दति मानवः। तो ये श्लोक कहां लिखा हुआ है? ये संसद भवन में घुसते ही गेट के ऊपर लिखा हुआ है, और पूरे राष्ट्रपति भवन में गीता के श्लोक लिखे हुए हैं। फिर ये आगे सारा का सारा भारत के इस गणराज्य का कोई भी लेटर हेड उठा करके देखो, लेटर पैड के ऊपर क्या लिखा रहता है? एक ऊपर अशोक चक्र और नीचे क्या लिखा रहता है? सत्यमेव। लेकिन देश में क्या हो रहा है? असत्यमेव जयते। अब जो असली लड़ाई है वो ये है, अब आपको देश को ये बताना है कि हिंदुस्तान करीब 1000 साल से लूट रहा है। कितने साल से? 1000 साल से हिंदुस्तान लूट रहा है, और उसमें 1000 साल की लूट एक तरफ, मोहम्मद गोरी, मोहम्मद गजनवी से लेकर के, तैमूर लंग से लेकर के, और ये विदेशी आक्रांता जितने भी आए, और उसके बाद में कुछ तो यहीं बस गए, जैसे बाबर का बेटा हुमायूं का बेटा अकबर। फिर ये कहां बस गए? सब हिंदुस्तान में बस गए। तो चलो, कुछ लूट के बाहर ले गए, कुछ लूट करके यहां बस गए, और बहुत लूटा। देसी विदेशी राजाओं ने भी खूब लूटा। जब हिंदुस्तान आजाद हुआ था उस समय भी 565 राजाओं का राज था। कितना? कुछ लोग कहते बाबा क्या ये सच में ये
इतना बड़ा परिवर्तन हो पाएगा? मैंने क्यों डर क्यों लग रहा है तुझे? बोले ये तो बहुत शक्तिशाली है। मैंने कहा जब रावण का राज नहीं रहा, जब कंस और जरासंध का राज नहीं रहा, जब नंदवंश का राज नहीं रहा, ये 565 राजाओं का राज नहीं रहा, जब 70 से ज्यादा देशों में जिन अंग्रेजों का साम्राज्य था, कितने से 70 से ज्यादा देशों में जिन अंग्रेजों का साम्राज्य था, जब वो विनष्ट हो गया तो इसकी हैसियत क्या है? हम लोग अनावश्यक रूप से इतिहास की, वर्तमान की, धर्म की, सत्य की, न्याय की, भगवान की व्यवस्था की ठीक समझ न होने के कारण से घबराए हुए कि इन पापियों का विनाश कैसे होगा। तो 2013 है, इन पापियों के 13वीं का काल होगा और 2014 से नए भारत की आधारशिला रखी जाए। तो मैंने यह इतिहास का परिप्रेक्ष्य इसलिए रखा आपके बीच में कि इनसे डरने की आवश्यकता नहीं, डर तो इनको लगना चाहिए। अब दो बातें होंगी, एक तरफ इस लुटेरे खानदान की लूट और झूठ को उनको सच साबित करना है, और हमको सच को सच ही कहना है, और बस घर घर तक जाना है, सबको बताना है। हम लोग तो, परेशानी तो उनके लिए है, परेशान तो उनको होना चाहिए, हताश तो उनको होना चाहिए, निराश तो उनको होना चाहिए कि वो अपनी लूट और झूठ को सच कैसे साबित कर पाएंगे। प्रश्न ये नहीं है कि हम कैसे जीत पाएंगे, प्रश्न ये है कि उन्होंने जो पूरे हिंदुस्तान को लूटा है। अब हमने सबसे बड़ी बात पूरे देश के लोगों के सामने रखी है कि 1000 साल की लूट एक तरफ और 67 सालों की लूट एक तरफ। तो एक ये लिखो और सबको बताना। मैं तो कहता हूं पूरे हिंदुस्तान में ये चर्चाएं होनी चाहिए, जहां भी लोग बैठे वहीं ये बात करना शुरू कर दे। अंग्रेजों के खिलाफ इस देश में जब विद्रोह चला था तब ऐसे ही हुआ था, सब लोगों ने 2, 4, 10 व्यक्ति जहां भी बैठते थे वहीं उनकी लूट की चर्चा करते थे, उनकी झूठ की चर्चा करते थे। वो तो कहते थे हम तो माता पिता के समान। जब यहां 1857 की क्रांति के बाद विक्टोरिया आई तो उसने एक ही तो बात कही थी, हम तो माता पिता के समान हिंदुस्तान के लोगों को प्यार करते हैं, और क्योंकि यहाँ के जो राजा हैं वो ठीक से इस देश का के ऊपर शासन नहीं कर पा रहे, हम तो आपका सहयोग करने के लिए, आपको बढ़ाने के लिए आए। तो ऋषिदान ने कहा था कोई यदि माता पिता के तुल्य भी प्रजा से प्यार करने की बात करे तो भी विदेशी शासक हमें स्वीकार नहीं। यह महर्षि दयानंद ने कहा उस समय। तो सस्ता में खाना खाओ और वो हमको वोट दो, इसके आगे मत सोचो। सस्ते में 3 रुपए किलो चावल, 2 रुपए किलो गेहूं, और जो है और कुछ, बस ये खाओ और हमको वोट दो, आगे मत सोचो कि तुम्हारा एजुकेशन का क्या होगा, तुम्हारा कैरियर का क्या होगा, तुम्हारा कैरेक्टर का क्या होगा, भारत के फ्यूचर का क्या होगा, जल जंगल जमीन भू संपदाओं की बजट की लूट हो रही है उसका क्या होगा, हिंदुस्तान की इकोनॉमी का क्या होगा, हिंदुस्तान की करेंसी का क्या होगा, उत्तराखंड में बाढ़ आई तो उसमें कितने मर गए इसका क्या होगा, कितने दफन हो गए उसका क्या होगा। इस देश में 1 करोड़ गौ माता कट रही है, हिंदुस्तान के अंदर 1 करोड़ कटने के लिए बांग्लादेश जाती है, गौ माता का क्या होगा, भारत माता का क्या होगा, वेद माता का क्या होगा, गायत्री माता का क्या होगा, इस देश की 60 करोड़ से ज्यादा माँ बहन बेटियों का क्या होगा, हर दिन बलात्कार, फिर दहेज में उनकी हत्या, और उनको नारी को उसका सम्मान नहीं मिलेगा उसका क्या होगा, ये लाखों करोड़ रुपए जो काला धन लूटा है वो कैसे वापस आएगा, भ्रष्टाचार कैसे मिटेगा, ये व्यवस्था कैसे बदलेगी। अच्छा, इनसे कोई पूछे कि ठीक है तुम कहते हो 3 रुपए किलो चावल, 2 रुपए किलो गेहूं देंगे, ये किसान को कितना दोगे, उसका कौन खरीदेगा फिर? सबसे पहले हिंदुस्तान के 70% किसान हैं, उनके गेहूं खरीदने का कम से कम गेहूं का रेट 25 रुपए किलो और चावल का रेट पहले 50 रुपए किलो दो, उसके बाद में सस्ते में बांटो खूब।
भाई 1 किलो चावल पैदा करने में 50 रुपए तो लागत लग जाती है। मेहनत, खाद, पानी, बिजली, बीज, फिर सर्दी गर्मी में कभी फसल उजड़ जाती है, कभी अतिवृष्टि, कभी अनावृष्टि। कम से कम 1 किलो चावल पैदा करने में 50 रुपए लगते हैं किसान के। 1 किलो गेहूं पैदा करने में कम से कम 25-30 रुपए लगते हैं किसान के। तो इस देश में सबसे पहले किसान को उसकी कीमत का प्रबंध होना चाहिए, फिर चाहे सरकार मुफ्त में राशन बांटे, हमको कोई। तो किसान के बारे में कोई सोचता ही नहीं। क्यों? इनको तो सबको पकी पकाई मिल जाती है। ये कहते हैं हमको ये रोटी देने वाले होते कौन है? इनसे जब ये चुनाव जब होता है ना, तब उसमें फार्म भरते हैं, हमारे पास में कोई रोजगार नहीं है, हम बेरोजगार हैं। इनके पास कोई नौकरी थोड़ी। फिर ये घर अपने पैसे का टैक्स मनी का बना हुआ, टैक्स पेयर के पैसे से बना हुआ घर है, इसलिए लिखते हैं हम बेघर हैं। हमारे पास कार भी नहीं, हमारी कार में चलते हैं, लाल बत्ती भी हमारे पैसे से लगाते हैं, टू टू करके भागते हैं फिर आगे। फिर उसमें पेट्रोल भी हमारे पैसे का, पेट्रोल डीजल हमारा जल रहा, लाल बत्ती हमारे पैसे से लगी हुई, कार हमारी, घर हमारे। और इनका देश विदेश में दौरे करते हैं ना, उसमें हजारों करोड़ रुपए खर्च करते हैं। इनके पीछे पूरी फौज लगी, उसके ऊपर हजारों करोड़ रुपए। हमारे हिस्से में क्या बोले? सस्ता में खाना खाओ, मस्त हो जाओ और हमको वोट दो, इसके आगे मत सोचो। काला धन का क्या होगा, भ्रष्टाचार का क्या होगा, इस भ्रष्ट व्यवस्था का क्या होगा, महंगाई का क्या होगा, बेरोजगारी का क्या होगा, गरीबी का क्या होगा, आर्थिक सामाजिक गैर बराबरी का क्या होगा, देश का विकास कैसे होगा, एक कुशासन का अंत कैसे होगा, किसानों को उनकी फसल का कीमत कैसे मिलेगी, देश की का एजुकेशन सिस्टम का क्या होगा, देश का हेल्थ का क्या होगा, देश में चारों ओर जो पोल्यूशन फैल रहा है इसका क्या होगा, एडल्टेशन प्रदूषण हो रहा है इसका क्या होगा, माँ बहन बेटियों की इज्जत सुरक्षा नहीं है उसका क्या होगा, चारों तरफ राजनीतिक अपराधीकरण हो रहा है उसका क्या होगा। कोई प्रश्न मत पूछो, बस सस्ते में खाना खाओ, हमको वोट डालो और मस्त हो जाओ। और फिर भी नहीं होते तो फिर दारू पिला दे, बोल दारू पियो। घर घर में, अभी घर घर में, ये पहले तो इन्होंने गांव गांव में ठेके खुलवाए, अभी सरकार की योजना है हर घर में दारू की लाइन बिछवा दो। सच्ची बता रहा हूं आपको, आपको हंसी आ रही है? कुछ दिनों में घर घर में दारू की लाइन बिछ जाएगी और जैसे बिजली का बिल आता है ना, ऐसे दारू का बिल आया करेगा। आज भी इस देश के अंदर करीब 10 लाख करोड़ रुपए की दारू बिकती है। साहब लिखो ये सब बातें, तुम तो ऐसे मेरे को देख रहे हो। बोले बाबा हाँ बात तो सारी सही है, अरे सही तो है, तुम्हें याद नहीं रहेगी। अभी क्या क्या बताया था आपको, बिना तर्क तथ्य प्रमाण के हम बात नहीं करते। अगली बात मैंने की कि मुद्दा क्या बनाना चाहती है, सस्ते में खाना खाओ, मस्त हो जाओ और हमको वोट दे जाओ, बस। ये खाना इस देश का असली मुद्दा। फिर और दूसरा मुद्दा क्या बनाना चाहती है ये पार्टी, खाने को मुद्दा बनाना चाहती है। और दूसरा मुद्दा क्या बनाना चाहती है, सांप्रदायिकता। सांप्रदायिकता, गैर सांप्रदायिकता। हम गैर सांप्रदायिक हैं, बाकी सब सांप्रदायिक हैं। हम सेक्युलर हैं, बाकी सेक्युलर नहीं है, तो हमको वोट दे दो। अरे तुम्हारे इस सेक्युलरवाद से हमको क्या नौकरी मिलेगी, एजुकेशन मिलेगा, इलाज मिलेगा, काला धन आ जाएगा, भ्रष्टाचार मिट जाएगा, गोहत्या खत्म हो जाएगी, देश का धर्म संस्कृति बच जाएगी, इससे महंगाई खत्म हो जाएगी, बेरोजगारी खत्म हो जाएगी, इससे कुशासन खत्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा इससे किसानों को उनकी फसल की कीमत मिल जाएगी, इससे देश के अंदर स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटियां बन जाएंगी। तो हमें उस मुद्दे से मिलेगा क्या? तो ये पार्टी मुद्दा बनाना चाहती है खाने को, ये पार्टी मुद्दा बनाना चाहती है सांप्रदायिकता को। तो देश में खाना और सांप्रदायिकता ये मुद्दा नहीं है। तो सुनो, सारे देश को बताना, अरे खाना तो पशु भी पेट भर लेते हैं, हम पशुओं की तरह खाना खाने के लिए नहीं आए, हम हिंदुस्तान को विश्व गुरु बनाने के लिए, दुनिया की महाशक्ति बनाने के लिए इस धरती पर आए। हम भारत को उठाने के लिए इस धरती पर आए हैं। नाहरम चिंतयेत प्राज्यो धर्मम एकम ही चिंतयेत आहारो ही मनुष्याणाम जन्मना से जाए।
आचार्य चाणक्य कहते हैं प्रज्ञावान व्यक्ति को, बुद्धिमान व्यक्ति को, विचारशील व्यक्ति को खाने के बारे में नहीं सोचना चाहिए। अरे हम ज्यादा से ज्यादा कितना किलो खा लेंगे? 2 किलो। हाथी कितना खाता है? कम से कम 100 किलो। जब वो 100 किलो खाने वाला हाथी अपने खाने के बारे में नहीं सोचता और किसी को वोट नहीं देता खाने के बाद, ये हमको 2 किलो भी नहीं देते और वोट लेना चाहते हैं। तो ये खाना खिला के हमारा वोट लेना चाहते हैं। इतना सस्ता समझ लिया हमको, हाथी से भी सस्ता समझ लिया हमको। सुनो, रही बात सांप्रदायिकता की, ये खाना का और सांप्रदायिकता को मुद्दा बनाना चाहते हैं। इस देश के लोग जन्म से और स्वभाव से ही गैर सांप्रदायिक हैं। इसलिए सांप्रदायिकता किसी पार्टी को हमें सिखाने की जरूरत नहीं है कि गैर सांप्रदायिकता सांप्रदायिकता रहो। हम जन्म से ही गैर सांप्रदायिक हैं। हम जन्म से ही ऋषि पुत्र हैं। हम जन्म से ही ऋषियों की वीर वीरांगनाओं की संतान हैं। इसलिए हम अपने ऋषि धर्म का, हम अपने वेद धर्म का, हम अपने राष्ट्र धर्म का पालन करेंगे। इसके लिए पार्टी को हमको कोई प्रशिक्षण देने की आवश्यकता नहीं है। तो ये 2 मुद्दे बनाना चाहती है कि इस देश के असली मुद्दे क्या हैं। तो इस देश की राजनीति के असली मुद्दे क्या हैं? काला धन, भ्रष्टाचार, व्यवस्था परिवर्तन, महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी, आर्थिक सामाजिक गैर बराबरी, विकास, कुशासन। हाँ, विकास, कुशासन, ये 9 बड़े मुद्दे हैं। फिर गो हत्या, किसानों की आत्महत्या और पूरे विश्व में भारत की अप्रतिष्ठा। ये मैंने 12 मुद्दे बता दिए आपको। ये हैं इस देश की राजनीति के असली मुद्दे। भाई बहनों, इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि अब ये राजनीतिक पार्टियां देश के राजनीतिक मुद्दे तय नहीं करेंगी। इस देश का युवा, इस देश का भारत का वोटर ये देश के मुद्दे तय करेगा कि भारतीय राजनीति के मुद्दे क्या हो। तो राजनीतिक पार्टियां इस देश को मुद्दों से भटकाना चाहती हैं। इसलिए इस देश के वोटर्स को देश की राजनीति के मुद्दे तय करने हैं और सारे वोटर्स को संगठित करके, सारे वोटर्स को संगठित करके और देश में एक स्थायी और मजबूत सरकार देनी है और अपने मुद्दों को सोल्व कराना है। इसलिए जो 2014 का जो समय होगा ना, ये बहुत महत्वपूर्ण होगा। अभी छोटे छोटे बच्चे पूछते हैं स्कूलों में अपने प्रिंसिपल से, अपने टीचर से, वो बाबा जी काला धन का बात करते थे, वो काला धन आया कि नहीं आया अभी? अब उन बच्चों को थोड़ी पता है कि ऊपर जब तक ये बैठे हैं तब तक नहीं आने देंगे। छोटे छोटे बच्चे टीचर से पूछते हैं, वो बाबा जी बोलते थे विदेशी कंपनियों को भगाएंगे, भ्रष्टाचार मिटाएंगे, काला धन लाएंगे। हमारा वो विदेशी कंपनियां कब भागेंगी? वो भ्रष्टाचार कब मिटेगा? वो काला धन कब आएगा? वो भारत के बाबा जी बोलते थे रुपए डॉलर पाउंड की कीमत तो बराबर हो जाएगी। अब तो रुपए जो है 60 रुपए दो, 61 रुपए दो, $1 मिलता है। हमारी औकात क्या रह गई है बताओ? हमारी हैसियत क्या रह गई है? तो अब ये राजनीतिक पार्टियां चाहे देश के बारे में ना सोच रही हो, आज युवा भारत की इसलिए बैठक बुलाई है, इसलिए गोष्ठी बुलाई है, इसलिए विचार कर रहे हैं मिलकर के कि ये युवा भारत, ये भारत की तकदीर और तस्वीर तय करेगा। भारत के राजनीति के मुद्दे क्या होंगे ये आप लोगों को तय। और मैंने कहा समस्या हमारे लिए नहीं है, चुनौती हमारे लिए नहीं है, निराशा हमको नहीं होनी चाहिए, गफलत हमको नहीं होनी चाहिए। उन लोगों को सोचना है कि अब वो अपनी लूट को और अपनी झूठ को कैसे छिपाएंगे। अब सुनो कैसे लूटा इन्होंने इतना, तो इसके 5 प्रमाण देते हैं। ऐसे बोले आए तो आप लोग तो ऐसे बक बक कर रहे हो, ऐसे आरोप लगा रहे हो, ये तो काल्पनिक बात है, तो झूठी बात है। अरे झूठी बात है नहीं, वो अपनी झूठ को, अपनी लूट को सच करने में लगे हुए हैं और हम सच को सच नहीं साबित कर पा रहे हैं।
न्यायालय में जब दो लोग झगड़ा करते हैं और जाते हैं, तब जो झूठा आदमी होता है, हत्या करने वाला आदमी होता है, लूटने वाला होता है, उसको भी अपना पक्ष रखना होता है। वो अपने जो झूठा आदमी होता है, लुटेरा आदमी होता है, वकील बहुत अच्छा करता है, पैसा बहुत खर्च करता है, क्योंकि उसने तो करोड़ों रुपए तो लूटे ही है। हिंदुस्तान में यह भी व्यवस्था होनी चाहिए, जितने भी लुटेरे हैं ना, इनके ऊपर केस चलते हैं तो आप देखा होगा एक भी फंसता नहीं है। क्यों? वो एक एक वकील को एक एक पैसे के एक एक करोड़ रुपए दे देते हैं। इसलिए जो भी ये लूट करते हैं, सबसे पहले इनकी संपत्ति जब्त होनी चाहिए, बाद में केस चलना चाहिए। इनके पास में इतने पैसे होते हैं, ये वकीलों में भी फेंकते हैं, फिर रिश्वतखोरी में खर्च करते हैं, ब्यूरोक्रेसी में पॉलिटिकल पार्टियों को दे देते हैं, पॉलिटिकल पार्टियों को बोलते हैं अरे हमने 10,000 करोड़ रुपए लूटा तो कोई बात नहीं, चलो 10,000 2,000 करोड़ रुपए तुम ले जाओ, 1,000 करोड़ रुपए उसमें खर्च कर देते हैं, ब्यूरोक्रेसी में और कहीं खर्च कर देते हैं, इधर उधर वकीलों में पता नहीं कहां कहां खर्च कर देते हैं। इसीलिए एक काम यह भी होना चाहिए कि जो भी भ्रष्टाचारी पकड़े जाएं, सबसे पहले उनकी संपत्ति जब्त तो होनी चाहिए, जिससे कि वो पैसा अपने आप को छुड़ाने में खर्च ना कर पाए। ये बहुत बड़ा मुद्दा है, लेकिन आज तक कोई भी राजनीतिक पार्टी इस मुद्दे को नहीं उठाती, क्योंकि ज्यादातर उनके भी सारे चाटुकार उसी में फंसते। तो इसलिए मैंने आपको बताया कि यह भी भारतीय राजनीति का एक मुद्दा है। पहले भ्रष्ट लोगों की संपत्ति जब्त होनी चाहिए, और जब्त होने के बाद में केस चलना चाहिए। बाद में केस में कई बार किसी पर झूठा भी केस हो सकता है। जैसे गवर्नमेंट सरकार जो है वो अपने विरोधियों पर जो है, सरकार अपने विरोधियों पर झूठे केस लगाती है, कोई बात नहीं, झूठे केस लगाओ, वो छूट जाएंगे। 1 साल लगेगा, 2 साल लगेगा, कोई बात नहीं, थोड़ा कष्ट सह लेंगे। एक बात सुन लो, मैंने आपके सामने ये पूरे तथ्य रखे हैं और मैंने इसके ऊपर बहुत विचार किया सुबह से शाम तक। जैसे आप अपने घर परिवार के बारे में, अपने माता पिता के बारे में, अपने बच्चों के बारे में सोचते हो, ऐसे में सुबह से शाम तक 125 करोड़ हिंदुस्तानियों के बारे में और अपने हिंदुस्तान के बारे में और अपने अखंड भारत के बारे में सोचता हूं। अच्छा ये बताओ, कुछ लोग यूं सोचते हैं कि ये काम कैसे हो जाएगा। आज हम हिम्मत करके आगे बढ़े तो कल को पूरी दुनिया हमारी होगी। बस हौसले के साथ हमको निरंतर आगे बढ़ना। छोटा सोचने वाला कभी बड़ा नहीं हो सकता है, और इनकी तो औकात क्या है। उत्तराखंड की त्रासदी में गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा ना, कालोस्मि लोक क्षय प्रवृद्धो लोकान समाहर तुम यह प्रवृत्त ऋते भी त्वाम न भविष्यन्ति सर्वे ये स्थिता प्रत्यनुकेश योद्धा तस्मात् त्वम उत्तिष्ठ यशो लभस्व जीत्वा शत्रुन भुक्षस्व राज्यम समृद्धम मया एव एते निहिता पूर्वमेव निमित्त मात्र भव सव्यसाचिनी। इसका संक्षेप में अर्थ बताता हूं। मैं स्वयं काल हूं और इनका तो अपने कर्मों से ही अंत होने वाला है, अपने पाप से ही इनका अंत होने वाला है। मया एव एते निहिता पूर्वमेव, मैंने मार दिए हैं तो सारे के सारे, निमित्त मात्र भव सव्यसाचिनी। इसलिए मैं आप सबसे कह रहा हूं, ये पापी तो अपने पाप के नीचे ही दब करके दफन हो जाएंगे, आप लोगों को निमित्त बनना है। आओ उठो, अपना कर्तव्य निभाओ। इसलिए आज मैं आपको ये कह रहा हूं, और यदि आज नहीं जगे ना तो कल को तुम्हारा फ्यूचर, तुम्हारा कैरेक्टर, तुम्हारा कैरियर, तुम्हारा कंट्री, तुम्हारी करेंसी, तुम्हारी इकोनॉमी, तुम्हारा ये नेचर, तुम्हारी एग्रीकल्चर, तुम्हारा आगे का सब कुछ अंधकार में होगा। इसलिए मैं कह रहा था, अब आगे अगली बात, ये इसलिए बातें कहनी पड़ती हैं। कई बार हम ऐसे सोचते रहते हैं, ये कैसे बदलेगा, इनसे कैसे लड़ेंगे। अरे वो सोचे कि हमसे कैसे लड़ेंगे, उनको नींद नहीं आती है। रात को सपने में भी उनको बाबा और मोदी दिखाई देते। अब ये जो पूरी लड़ाई है, तुमको डरने की जरूरत नहीं है। उनको जैसे जितने भी बुरे लोग होते हैं उनको सपने में हनुमान जी गदा लिए दिखते। ये जो पूरी लड़ाई है ना, इसको ठीक से समझो और डरो मत। मैं बार बार कहता हूं, जो डरा वो, हाँ, तो डरते तो डरना तो उनको चाहिए। डर रहे हैं वो पापी लोग और उनको ही डरना चाहिए। तो ये
हमेशा आप दुनिया का इतिहास देखो, उसमें बस एक ही चीज है। देखो मैं आपको थोड़ा सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक और राजनीतिक चिंतन थोड़ा सा बताता हूं। 18वीं शताब्दी तक भारत पूरी दुनिया का आर्थिक दृष्टि से नेतृत्व करता रहा, 18वीं शताब्दी तक। और आज भारत की स्थिति क्या आ गई? भारत कर्जदार हो गया है, उसकी रुपए की कीमत नहीं रह गई है, उस चारों तरफ देश में गरीबी। ये क्या हो गया? इससे पहले का भारत देखो, अब और थोड़ा पीछे, मैं दोनों का आगे पीछे का चिंतन करके बता रहा हूं सब। 17वीं शताब्दी में, 16वीं 17वीं शताब्दी में ब्रिटेन के अंदर भूखमरी, गरीबी, लाचारी, बेबसी, माने उस छोटे से देश की आबादी इतनी ज्यादा हो गई थी, लोगों को खाना नहीं मिलता था। तो पूरे देश के लोग क्या हुए, समुद्र के रास्तों इधर उधर नावों में भटक लिए। तो 16वीं 17वीं शताब्दी में पूरा ब्रिटेन जो है वो लुटेरा हो गया, पूरा यूरोप एक तरह से भूखमरी और कंगाली का शिकार हो गया, वो लुटेरा हो गया और वो चारों तरफ फैल गए। और वहां देखो वो लुटेरे देश के नागरिक जो है, एक जो है, जब किसी को देखो, आदमी घर कब छोड़ता है? यदि घर में खूब धन दौलत, वैभव, ऐश्वर्य, सुख, समृद्धि हो तो आदमी कोई पलायन करता है क्या? विस्थापित कब होता है? आदमी एक से दूसरी जगह पर कब जाता है? जब उसको रोजी रोटी, खान पान में दिक्कत आती है। तो वहां से जो है लोग, कोई व्यापार के नाम पर निकला, कोई लूटमार के नाम पर निकला, कोई जो है ऐसे ही जो है गिरोह बना लिए, ऐसे लुटेरों के जैसे आदमी डाकू होते हैं ना, जंगलों के अंदर लूटते हैं, कुछ समुद्रों के अंदर समुद्र दस्यु होते हैं, वहां समुद्री लुटेरे होते हैं। ऐसे लोग निकले थे वहां से। वो ईस्ट इंडिया कंपनी भी यहाँ ऐसे ही आई थी, ऐसे यहाँ पर आकर के वो जहांगीर से नमक और मिर्च मसाले बेचने का लाइसेंस लिया था अजमेर में जाकर के। फिर सूरत से उन्होंने व्यापार शुरू किया और पूरे देश में। कभी कोई सोचता है कि वो एक कंपनी यहाँ पर जिसको खाने के लिए दाने नहीं थे, वो आई यहाँ पर हल्दी मिर्च मसाले अपने यहीं से खरीद के इधर से उधर ट्रेडिंग करने लगे थे वो लोग, और एक दिन वो किसी देश पर काबिज हो जाएंगे। इसलिए मैं एक ही बात कहता हूँ, आचार्य चाणक्य जिसके पिता का शीश काट लिया गया था उसकी आंखों के सामने, लेकिन उसके अंदर एक हौसला था। भगवान कृष्ण जो है, जिसको जेल में मारने की कोशिश की गई थी, पहले तो पैदा नहीं होने दिया जा रहा था और पैदा होने के बाद में जिसको जेल में डाल दिया गया था, कभी सोचा था जो है कंस ने कि वो एक दिन उसी का अंत करने वाला बनेगा? मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं कि परिवर्तन कैसे हुए पूरी दुनिया के अंदर, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से, आप सोच भी नहीं सकते। जिस कंस ने कृष्ण को पैदा न होने देने के लिए प्रयत्न किया, पैदा होने के बाद में जिसको जेलों में रखा गया, और बाद में वही कंस, उसका कंस का वो कृष्ण काल बन जाता है। जो कभी रावण ने सोचा था कि एक ही राशि, राम की भी और रावण की भी, उसी का नाम, उसी का राशि वाला आएगा और उसका सफाया कर जाएगा? कभी किसी ने नहीं सोचा। ये तो पूरी दुनिया में ऐसे ही काल का चक्रव्यूह ऐसे ही चल रहा है। तो आज आप युवा भारत के भाई बहनों को ये इतिहास बनाने का संकल्प लेकर के जाना है और इन बेईमानों के तंबू उखाड़ने। तो आप लोग एक बहुत बड़े संकल्प के लिए आए हो। जब तक इनका सत्ता से पत्ता साफ नहीं होगा तब तक देश को इंसाफ, ये बार बार मैंने कहा है, एक तरफ पूरे हिंदुस्तान की दौलत, एक तरफ पूरा हिंदुस्तान और एक तरफ ये लुटेरा। इसके प्रमाण क्या है? तो सबसे बड़ा प्रमाण पहला, ये झूठ, हम खोली कोई काल्पनिक बात नहीं कर रहे हैं। देखो बार बार मैं आपको कहता हूं, हम कोई काल्पनिक बात नहीं कर रहे हैं, हम काल्पनिक बात नहीं कर रहे हैं, हम कोई झूठे सपने दिखाने नहीं आए हैं। हम आपको एक बहुत बड़ी हकीकत से रूबरू कराने आए हैं, और वो ये कि एफडीआई के माध्यम से करीब 20 लाख करोड़ रुपए आया हिंदुस्तान में। एफडीआई के मालिकों का नाम क्यों नहीं बताते? एक का भी नाम नहीं बताते। प्रोविजन ही ऐसा कर दिया है, कानून कैसे बना दिए, नीतियां कैसी बना दी कि लूट भी करें, झूठ भी बोलें और इनका पता भी ना लगे। ये आईबी को भी झूठ बता देते हैं, ये अपने सारी एजेंसियों को भी ताक पर रख देते हैं, ये संविधान को भी झूठा बता देते हैं, ये कानूनों को भी ऐसे बनाया। देखो मैं आपको पांच इसके प्रमाण दे रहा हूं कि एक तरफ पूरा हिंदुस्तान और एक तरफ ये लुटेरा खानदान, इसके 5 प्रमाण, ये 5 प्रमाण सबको बताना।
अच्छा, मैं आपसे एक बात पूछता हूं, आप इस अभियान से क्यों जुड़े हो? भारत स्वाभिमान से, युवा भारत से, इस राष्ट्र निर्माण के काम से? क्योंकि आपको लगता है यहां क्या है? सच्चाई है। तो ये सच्चाई आप दूसरों को नहीं बता, आपकी सच्चाई किस काम की जो आप दूसरों को ना बता सकें? चुनाव से पहले एक ऐसा पत्रक बनाएंगे छोटा सा, और ये घर घर में पहुंचाएंगे। फिर अभी तो ये भारत स्वाभिमान के लक्ष्यों को लेकर के बनाया है, तो घर घर में पहुंचाएंगे कि किसे वोट दें, किसे वोट ना दें, क्यों ना वोट दें, इसको ये सब बताएंगे। तो एक कारण, एक प्रमाण, एफडीआई के माध्यम से जो करीब 20 लाख करोड़ रुपए आया और जो आज 16 करोड़ रुपए से भी ज्यादा हो चुका है, इसके मालिक कौन है? ये लुटेरा और इसके द्वारा संरक्षित लोग या कंपनियां। ठीक है। दूसरा प्रमाण सबसे बड़ा, पहले ये विदेश में जाते थे पैसा जमा कराने के लिए, अभी जितने टैक्स हेवन बैंक हैं, टैक्स हेवन कंट्रीज के बैंक्स हैं, सबको यहीं खोल लिया गया। और ये जैसे मुझे जुबान पर है ना, ऐसे ये पांचों बातें सबके जुबान पर होनी चाहिए। जितने भी टैक्स हेवंस के बैंक हैं, स्विट्जरलैंड के बैंक, डेलावेयर के बैंक, केमन आइलैंड के बैंक, बामाहास के बैंक, और सिंगापुर के बैंक, दुबई के बैंक, जो भी ये जहां पहले बाहर जाकर के पैसा जमा कराते थे, उन सारे बैंकों को लाइसेंस कहां दे दिया गया है? हिंदुस्तान में दे दिया उनको लाइसेंस। अब इनको पैसा भेजने के लिए बाहर जाने की जरूरत, वो सारा पैसा यहीं जमा करा रहे हैं। और उनमें कानून बना दिया कि आप उनमें किसका पैसा जमा है इसकी डिटेल देखो। कानून भी अपने हित में बना लेते हैं बदमाश। हम कहते हैं कि काले धन को राष्ट्रीय संपत्ति घोषित करो और सब जगह इकोनॉमिक ट्रांसपेरेंसी ले आओ, ये नहीं करेंगे। अच्छा, तीसरी बात, जर्मनी से कई सौ लोगों की लिस्ट आई। कोई कहता है 700 लोगों का नाम है, कोई कहता है 1500 लोगों का नाम है। जर्मनी से जो काले धन वालों की लिस्ट आई, उसमें से एक भी नाम सार्वजनिक नहीं किया इस पार्टी ने। क्यों खुद ही है? तो यही लुटेरा खानदान और उसके लोग हैं। एक का भी नाम क्यों नहीं बताया? और दो चार से रिकवरी भी की, तो वो थोड़े से कितना 100-200 करोड़ रुपए ले लिए, जो इनके नहीं थे उनसे ले लिए, और बाकी वो लिस्ट ही वहीं दफन हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा तो भी नाम नहीं बताया, और बताना भी पड़ा तो आप देख लेना, 2-4 ऐसे लोगों के नाम बता देंगे। एक बार तो इन्होंने अभियान चलाया कि उसमें जो देश में अच्छे लोग हैं उनके नाम बता दो कि उनका पैसा है वहां। ऐसा भी आप पता है, विश्वनाथ प्रताप सिंह के समय हुआ था कि विश्वनाथ प्रताप सिंह के नाम विदेश में पैसे जमा करा दिए, कि बोले उसने भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया, उसी के नाम वहां पैसे जमा करा दिए। बोले ये इसी का पैसा है। बोले देखो ये रहा। फिर वो कहता फिर बोला मैंने पैसे ही नहीं जमा कराए। तो बोले मैंने सिग्नेचर ही नहीं किए कहीं, बिना ही सिग्नेचर के नकली खाता खुलवा करके पैसे डलवा दिए। कितने बड़े षड्यंत्रकारी हो सकते हैं, आप सोच सकते हैं। तो ये जर्मनी से लिस्ट आई। एक बार तो ये भी अफवाह उड़ाई कि इसमें जितने भी देश के अच्छे लोग हैं इनके नाम जुड़वा दो और उनकी अफवाह उड़वा दो। लेकिन बाद में फिर जांच होती है तो पोल खुलती है ना। खैर, तीसरा प्रमाण, पहला प्रमाण दिया मैंने आपको, जितने भी एफडीआई के नाम से पैसा आया है उसमें डायरेक्टर्स के नाम है, उसमें शेयर होल्डर के मालिकों का एक का भी नाम बताने का प्रावधान ही नहीं है। दूसरा, सारे टैक्स हेवन बैंक्स हिंदुस्तान में खोल दिए और सारा पैसा उनमें जमा कर रहे हैं, और उसमें भी उनका आप डिटेल नहीं मांग सकते। उसमें भी जो पैसा जमा कराया है उसकी जानकारी जो तीसरा, जर्मनी से जो भी लिस्ट आई काले धन वालों की, वो एक का भी नाम सार्वजनिक। चौथा, जितनी भी गवर्नमेंट की एजेंसियां हैं उन्होंने पता लगाया कि करीब 36,000 से लेकर के अब तो 50,000 से ज्यादा हो गया है, 50,000 से ज्यादा अवैध लेन देन, उसको अंग्रेजी में बोलते हैं इलीगल ट्रांजैक्शन। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं और हिंदी में अवैध आर्थिक लेन देन, वो पाया गया। और उसमें भी एक का नाम भी सार्वजनिक। क्यों? उसमें भी ये खुद है और इनके लोग हैं। 4 प्रमाण। और 5वां, हिंदुस्तान का जल, जंगल, जमीन, भू संपदा बजट, 5 चीजें। 5वीं बात में 5 बातें हैं। क्या? जल, जंगल, जमीन,
भू संपदा और बजट, 5 चीजें याद रखना। ये प्रमाण है, ये तथ्य हैं, ये आंकड़े हैं, ये पूरे इसके दस्तावेज है हमारे पास। जल, जंगल, जमीन, भू संपदा और बजट। तो जितना पूरा देश का बजट, उतना अकेले बजट का पैसा आधे से ज्यादा ये खा गए। आधे से ज्यादा भू संपदाएं लूट के बैठ गए, आधे से ज्यादा जल संसाधनों पर, आधे से ज्यादा जमीन पर। जल, जंगल, जमीन, जल, जंगल, जमीन, भू संपदा और बजट पर आधे से ज्यादा, आधे में पूरा हिंदुस्तान और आधे से ज्यादा में अकेला ये सच है। आधे से ज्यादा जल संपदाओं पर अधिकार या तो इनका है या इनके द्वारा पोषित जो कंपनियां हैं उनमें इनकी सबकी शेयर होल्डिंग है। सारी ब्रह्मपुत्र से लेकर के गंगा जमुना से लेकर के कृष्णा कावेरी सारी नदियों को बेच दिया गया है। 80% के करीब 50% से भी ज्यादा जंगल काटे हैं, कटवाए हैं इन्होंने ही। जमीन, आधे से ज्यादा जमीनों पर भूमाफियाओं का, इन्हीं के भूमाफियाओं का या इनका ही कब्जा है। और जो भी ये लोहा सोना चांदी आदि जमीन से निकाला जाता है, आधा हिंदुस्तान में, आधा में हिंदुस्तान कॉर्पोरेट और आधे में ये बेईमान। जल, जंगल, जमीन, भू संपदा और बजट, पूरे हिंदुस्तान का बजट बनता है करीब 30 लाख करोड़ रुपए का हर साल। कितना? और 5 साल में करीब 150 लाख, और 67 साल में कितने का बन गया होगा? हिसाब भी नहीं लगा पाओगे तुम। बोले वाह वाह, अपने घर का बजट तो बिगड़ रहा है, महंगाई बढ़ गई है, बच्चों की पढ़ाई की। तो आज की हिसाब से उस समय की रुपए की कीमत लगाओ तो 400-500 लाख करोड़ रुपए कम से कम होगा। आज जितना नहीं बनता था तो कम बनता था, तो कम बनता था, रुपए की कीमत ज्यादा थी। उसमें 1 रुपए में 1 शेर घी मिल जाता था, और आज कितने में मिलता है? 400 रुपए में। तो ये तो समय का खेल है ना। तो ये 5 प्रमाण हैं। तो मैंने कहा एक तरफ 125 करोड़ का हिंदुस्तान, 125 करोड़ लोगों का, और एक तरफ ये लुटेरा। तो बोलो इसका राज रहना चाहिए अब? और जब ये बात आपने बता दी तो लोग इनको वोट देंगे? अब तो 2014 में जो जंग होगी उससे एक नया इतिहास लिखा जाएगा। जब पूरा सच सामने आएगा तब इनको लोग वोट देंगे, तब ये इनका खाना थाली में धरा रह जाएगा, तब इनकी सांप्रदायिकता का जहर फैला करके ये पूरे देश को विषैला बनाना चाहते हैं, उसको पी करके खुद ही मर जाएंगे। तो ये सांप्रदायिकता का जहर इनको खुद ही मार डालेगा। ये खाना खिला करके और देश के वोट लेना चाहते हैं, ये इनका खेल नहीं चल पाएगा। इसलिए आपको मैंने कहा ये सच्चाई आपको जन जन तक पहुंचानी है, इसलिए आज आपको ये ट्रेनिंग के लिए बुलाया है। इस देश की वास्तविक ताकत क्या है वो आपको देश को बतानी है। और अब जो है वापस मैं अपनी मूल बात के ऊपर आता हूं। आपको इस बात के लिए तैयार करना है कि देश को कैसे बचाना है। अब ये एक पुस्तक है, ये सब पढ़ना, और इस पुस्तक को जिसने एक बार पढ़ लिया ना, वो आदमी फिर मौन नहीं रह सकता, वो आदमी फिर शांत नहीं रह सकता। और एक बात सुन लो, एक बहुत बड़ा मैं जीत का मंत्र दे रहा हूं। जीत का सबसे बड़ा मंत्र है जिद करो और दुनिया जीतो। जीत का सबसे बड़ा मंत्र है जुनून, एक जुनून, एक दीवानगी, एक पागलपन कि मुझे ऐसा करना है। बुरे लोगों में जुनून शिखर पर होता है, क्योंकि जिस दिन उनका जुनून खत्म हो जाएगा उस दिन वो खुद ही लुटेरे हैं, डाकू हैं, चोर हैं, भ्रष्टाचारी हैं, काला धन वाले हैं। ये इनमें जुनून है, क्योंकि उनको पता है जिस दिन हमारा ये जुनून खत्म हो गया उस दिन हम भी। लेकिन ये अच्छे लोग ना ठंडे ठंडे रहते हैं। सुनो ओडिशा वालों, अब आप लोगों को भी
ये कौन सा पाखा भात, कौन सा भात होता है? पोखाड़ भात। अब ये पोखाड़ भात खा के नहीं सोना है, नहीं तो वो दही मिला भात खाते उसमें फर्मेंटेशन हो जाता और मस्त हो जाता है। तो ईमानदार आदमी पाखाल भात खा के सो जाता है। ईमानदार आदमी कहता है मैं सच्चाई के रास्ते पर हूं, मैं ईमानदार हूं। सुनो, अब हमको एक बड़ी भूमिका निभानी और क्या करना है, सब लोगों को बताना कि हिंदुस्तान कैसे कैसे लुटा है। ये हिंदुस्तान ना लुटता तो क्या होता, तो ये फिर पूरी पुस्तक पढ़नी पड़ेगी। ये मैं बार बार कहा, हमारी कोई बात काल्पनिक, हम खाली कोई सपनों की बात नहीं कर रहे हैं, हम कोई झूठे लुभावने सपने नहीं दिखा रहे। यदि ये हिंदुस्तान कैसे कैसे लुटा, इसके प्रमाण क्या है? इसका प्रमाण पहला प्रोफेसर कैल्डोर, जिसने 1955-56 में ब्लैक मनी की स्टडी की तो कहा 2 से 4% ब्लैक मनी है। 1970 में फिर वांचो कमेटी ने कहा तो 7% हो गया। 1980-81 में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी, उन्होंने कहा तो 18 से 21% हो गया। ये पूरे तथ्य प्रमाण इसमें दिए गए। फिर पूरी दुनिया में 5 बड़ी एजेंसियां हैं, एक का नाम है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, क्या नाम है? दूसरा है ग्लोबल फाइनेंस इंटीग्रिटी, क्या है? GFI इसको शॉर्ट में बोलते हैं। एक है टैक्स जस्टिस नेटवर्क, तीसरा क्या है? टैक्स जस्टिस। फिर वर्ल्ड की बड़ी जो है इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस हैं, उसका नाम है वर्ल्ड बैंक, और अगला IMF, क्या है? वर्ल्ड बैंक। और ये सभी मानते हैं कि पूरी दुनिया में ये करप्शन और ब्लैक मनी के कारण से ही सारी प्रॉब्लम्स हैं। सारी दुनिया की 2 सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? ये गरीबी, ये बेरोजगारी, ये कुपोषण, ये अन्याय, ये शोषण, ये सब का मेन कारण क्या है? करप्शन एंड ब्लैक मनी। दुनिया की सबसे बड़ी समस्या क्या है? काला धन और भ्रष्टाचार। बस ये मैं नहीं कह रहा, ये सारे तर्क और तथ्य प्रमाण के साथ कहना है। फिर अगला इसमें विषय आता है, ये पहले लूटा सो तो लूटा, अभी भी करीब 10 लाख करोड़ रुपए हर साल लूट रहे हैं। कितना? इतना लूट रहे हैं। 10 लाख करोड़ रुपए का बीड़ी, सिगरेट, शराब, कितने का? क्या है? 10 लाख करोड़ का शराब, नशा। फिर 10 लाख करोड़ रुपए की दवाइयां, क्या है? 10 लाख करोड़ रुपए की। फिर 10 लाख करोड़ रुपए का ये फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड, साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट, क्रीम, पाउडर, और ये सब कौन बेच रहा है? ज्यादातर विदेशी। कितनी लूट हो रही है? कितनी हो गई? कम से कम ये 30 लाख करोड़ तो ऐसे ही लूट जाता है, पता ही नहीं लगता। और हम सोच रहे हैं हमारा देश तो गरीब है। अरे गरीब नहीं, इसको बना दिया है गरीब। अब ये पूरा का पूरा विषय फिर रखना, ये याद कर लेना। मेरे को तो सब याद है, मैंने तो लिखा ही है। ये मैंने पहले पढ़ा व्याकरण शास्त्र, फिर पढ़ा वेद शास्त्र, फिर पढ़ा आयुर्वेद शास्त्र, चिकित्सा शास्त्र, फिर मैंने पढ़ा राजनीति शास्त्र, समाज शास्त्र, और फिर मैंने पढ़ा अर्थशास्त्र। तब मुझे पता लगा ये सारे अर्थशास्त्री तो अनर्थशास्त्री का। अब आपको ये पूरा अर्थशास्त्र पढ़ना है पूरा, कि ये काला धन का कैसे कैसे प्रभाव पड़ रहा है। यदि काला धन जमा ना होता तो हमारी GDP आज होती 10 गुना ज्यादा। ये मैं नहीं कह रहा, भारत के सभी अर्थशास्त्री कह रहे हैं। ये पहला, काले धन का असर, काले धन का कहां कहां प्रभाव पड़ता है। हर एक चीज का अपना प्रभाव है। आप अच्छा करो या बुरा करो, खेती से लेकर के, व्यापार से लेकर के, बोलने से लेकर के, बैठने से लेकर के, मैं बोल रहा हूं इसका भी असर हो रहा है। आप यहां बैठे हो इसका भी असर हो रहा है। आप सोचते हो उसका भी असर होता है। बुरा सोचो तो सुख मिलता है, दुख मिलता है। बुरा सोचो स्ट्रेस बढ़ जाएगा, बीपी बढ़ जाएगा, शुगर बढ़ जाएगा, और ज्यादा और बुरा सोचो तो नस बढ़ जाएगी, ब्रेन हेमरेज हो जाएगा, मर जाएगा। सोचने का भी असर होता है और करने का भी असर होता है। इस बार तो असर ऐसा करना है, सोच से, विचार से, कर्म से, कि अब हमारी वाणी से ऐसा प्रभाव कि चारों तरफ ये सारा अन्याय, अधर्म, शोषण, पाप मिट जाएगा। ऐसा असर करना है आप। तो ये इसका काले धन का अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ता है? ये काला धन ना होता तो हमारी GDP कितनी होती? 10 गुना।
करीब 1000 लाख करोड़ रुपए। अमेरिका से 1.5 गुनी, चीन से 2 गुनी, जापान से 5 गुनी। तो हमारा भारत अमेरिका से, जापान से, चीन से आगे होता है या पीछे? आगे होता है। फिर ग्रोथ रेट, आज हमारी ग्रोथ रेट क्या है? अब तो 4% आ गई है। जब मैंने पुस्तक लिखी थी तब 6% थी। जो देश ताकतवर होता है सारी दुनिया का पैसा वहीं आता है। विदेशी पूंजी निवेश करते रहते, और हमारी मर्जी से हम जिस सेक्टर में बुलाते हैं उसमें आता। जो ताकतवर होता है, कहते हैं ना पैसे के पास पैसा होता है। हिंदुस्तान ताकतवर होता तो सारी दुनिया हमारे साथ खड़ी होती, और ये पाकिस्तान वापस मिल जाता, अफगानिस्तान हम में मिल जाता, जावा, सुमित्रा, इंडोनेशिया, कंबोडिया से लेकर के बांग्लादेश, वर्मा देश से लेकर के वियतनाम तक ये खंड खंड हुआ, भारत फिर से अखंड बन जाता। ये तो एक पक्ष मैंने बताया। ऐसे ही सबको बताना कि ये सारी दुनिया किस पर चल रही है? पैसे पर। और हमारा पैसा हमसे छीन लिया, लूट लिया। अब युवा भारत को क्या करना है? अब युवा भारत को क्या करना है? देखो, जितने ये बड़े बुजुर्ग हैं ना, जिनके अभी 60-70 साल की उम्र हो रही है, ये तो 10-20 साल के बाद में खिसक जाएंगे। जो इन्होंने सुख दुख देख लिया वो देख लिया। तुम्हारी अभी उम्र कितनी बाकी है? कम से कम 50-60 साल बाकी है। तो 50-60 साल ऐसे ही गरीबी में, भुखमरी में, अभाव में जीना है, या सम्मान और स्वाभिमान के साथ? सम्मान और स्वाभिमान के साथ जीना है। तो युवा भारत के 3 हमने राजनीतिक लक्ष्य बनाए हैं, तब आप सम्मान और स्वाभिमान के साथ जी पाओगे। और 3 सामाजिक लक्ष्य। युवा भारत के साथ क्यों जुड़े? कोई आपको कोई प्रश्न करे कि हम क्यों जुड़े युवा भारत के साथ में, तो आपको क्या बोलना है? क्यों जुड़े युवा भारत के साथ में? तो हम इस देश की राजनीतिक व्यवस्था को बदलना चाहते हैं। तो युवा भारत के साथ इसलिए जुड़े कि हम सब युवा मिलकर के 3 राजनीतिक लक्ष्य लेकर के चल रहे हैं। हम वोट उसी को देंगे जो 3 काम करेगा। 1, युवाओं की राजनीति में उनकी संख्या के अनुसार भागीदारी। युवा कितने प्रतिशत हैं? करीब। तो अब 543 में से अगली बार संसद में कम से कम 300 युवा दिखाई देने चाहिए। ऐसा भारत अपने को बनाना। उत्तराखंड की त्रासदी में आपदा पीड़ित श्रद्धालुओं की सेवा के बाद पतंजलि योगपीठ ने आपदा पीड़ित निराश्रित महिलाओं के स्वावलंबन